वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई नो डाउट अच्छी चलनी चाहिए आप सभी लोगों की। और यदि आप रेगुलरिटी से वीडियो को देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। जो बच्चे मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसका नाम है रस समीकरण मिति। इसके पिछले मैं वीडियो बना चुका हूँ, 2 वीडियो। उन वीडियो को देखें तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सवाल कराने वाला हूँ कई सारे। तो उन सभी सवालों को आप समझ तभी पाओगे जब कुछ बेसिक्स आपको जो ज़रूरी हैं वो आते होंगे। तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख लेंगे, और जिन बच्चों ने वीडियो देख रखे हैं वो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में तरीके को सीखें, अप्रोच सीखें। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन लिखो, मैं सॉल्यूशन लिखता जाऊँ, आप सॉल्यूशन लिखते जाओ। यहाँ पर आपको सीखना है, क्योंकि कोई नया क्वेश्चन आएगा तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, ये टेक्निक आपको सीखनी है। जितने जल्दी से आप टेक्निक सीख जाओगे उतना ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आने वाला है। अब यहाँ जो चीज़ आपको बताने वाली है उसको ध्यान रखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं या जिन बच्चों ने नहीं अभी से ज्वाइन किया है कुछ एक टाइम से, उन सभी बच्चों को बता दें कि रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं चैप्टर नंबर 1 मैं पढ़ा रहा हूं, और इसके कई सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना सीखिए, और प्लेलिस्ट में जा कर के क्रम से वीडियो डले हुए हैं। आपको जब जैसा समय मिले उस समय के अनुरूप आप क्रम से सीखते चलिए। बेसिक केमिस्ट्री का मतलब रियल बेसिक है। ये कक्षा 10 तक आपको आना चाहिए, मगर आपको कितना आता था ये आप खुद जानते हो। मैं केवल आपको आपके बेसिक्स बना रहा हूँ, आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। आपको ये भी बता चुका हूँ कि ये जो टॉपिक मैं लिया हूँ ये क्वेश्चन से 1 नंबर का क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप ले लो, 1 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 100% आना है। फिर चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, IITs का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, STP पर 2 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए सल्फर को वायु में कितने ग्राम सल्फर को वायु में जलाया जाए। तो देखो हमने फिर बताया था बैलेंस इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। S + O2 बराबर क्या होता है, SO2। ठीक है। अब देखो सल्फर तो जनरली होता है ठोस अवस्था में, इसलिए हम चाहें तो S के बगल में G लिख सकते हैं, और जो O2 होता है ठोस अवस्था में तो सॉलिड लिख सकते हैं, और ये गैस अवस्था में इसलिए G लिख देते हैं। यहाँ पर भी चाहो तो आप G लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। ठीक है, अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की स्टाइकोमेट्री देखिए, S के आगे 1 लिखा है, इसका मतलब 1 मोल, और यहाँ पर भी SO2 के आगे 1 लिखा है तो ये लिखा है 1 मोल। आप बताओ अगर हम इसका भार देखें तो 1 मोल का भार कितना होता है, S का परमाणु भार कितना होता है 32। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 मोल लिखें या 32 ग्राम लिखें, एक ही चीज़ है। SO2 का हम भार नहीं लिख रहे हैं। 1 मोल का STP पर आयतन कितना होता है, तो आप बोलोगे 22.4 लीटर। ये आयतन है, कब आयतन है ये, STP पर। कब है आयतन, STP पर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बात बोलेंगे कि 22.4 लीटर SO2 गैस प्राप्त हो रही है 32 ग्राम को जलाने पर। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे 22.4 लीटर SO2 गैस प्राप्त होती है बराबर 32 ग्राम सल्फर को जलाने पर। अतः 2 लीटर, आपसे पूछा गया ना, 2 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी बराबर 32/22.4 × 2 ग्राम सल्फर को जलाने पर। इसको सॉल्व कर लेना, तो 64/22.4 बराबर जो भी आंसर आएगा उतने ग्राम सल्फर को जलाने पर आपको 2 लीटर SO2 गैस प्राप्त हो जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा लगभग 2.8 के आसपास आएगा इसका आंसर। इसको चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कठिन है क्वेश्चन,
और इस तरह का क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हो, इसलिए ध्यान से देखें। आपको लिखा है 20 ग्राम शुद्ध CaCO3। आप देखो जो जो चीज़ दी हुई है मैं थोड़ा लिख दूँ। CaCO3 ठोस अवस्था में है की मात्रा आपको दी हुई है बराबर 20 ग्राम की 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपको टेम्परेचर दिया है वो 27 दिया है, इसको केल्विन में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 746.5 मिलीमीटर दाब पर, मतलब जो प्रेशर है, अभी को टोटल क्यों लिख दिया ये बता रहा हूँ, कितना है 746.7 मिलीमीटर। ठीक है, दाब पर CaCO3 की क्रिया तनु HCl से कराई गई। तो देखो CaCO3 है, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, HCl से कराई। आपको पता है कि CaCO3 की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो हमको मिलता है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ये समीकरण है, आपको याद होना चाहिए कि एक चूना पत्थर की क्रिया HCl से कराते हैं तो CO2 गैस निकलती है। ठीक है, समीकरण आपको याद होगा। अब आगे देखो लिखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, मतलब इसी तापमान पर वाष्प दाब, ठीक है, H2O वाष्प होती ना, जल वाष्प, वो कितना है 26.7, गलत लिखा हूँ मैं, यहाँ लिखा है 26.7 मिलीमीटर, 26.7 मिलीमीटर। तो देखो वाष्प, देखो कुल दबाव का मतलब है दो गैसें हैं। देखो जब हम गर्म करेंगे तो CO2 गैस निकलेगी, इस CO2 गैस का दबाव होगा और जल वाष्प का दबाव होगा। ठीक है, तो आपको अगर PCO2 निकालना हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दबाव अगर निकालना हो तो कितना हो जाएगा, P टोटल में से जल वाष्प का दबाव आप घटा दोगे तो CO2 का दबाव निकल आएगा 746.7 में से 26.7 को आप घटा दीजिएगा तो P ऑफ CO2 कितना निकल आएगा 720 मिलीमीटर। कहने का मतलब जब तापमान हमारा 300 है, मतलब अगर हम इसको समरी बना के लिखें तो हम क्या लिखेंगे, जब हमारा तापमान 300 केल्विन है तब हमारा प्रेशर कितना है, जब हमारा तापमान 300 केल्विन और CO2 गैस का दबाव 720 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आयतन कितना होगा। क्वेश्चन पढ़ो, आपको लिखा है कि 20 ग्राम CaCO3 की क्रिया 27 डिग्री ताप और इतने दाब पर HCl से कराई जाती है तो CO2 का कितना आयतन प्राप्त होगा। तो हमें CO2 का आयतन प्राप्त करना है। कब आयतन प्राप्त करना है, 27 डिग्री तापमान पर और 720 दाब पर, 720 मिलीमीटर दाब पर। आप थोड़ा सा इसको यूनिट भी लिख दीजिए, 720 मिलीमीटर दाब पर आपको आयतन प्राप्त करना है। ठीक है, ध्यान से समझना। कहोगे सर आपने 746 क्यों नहीं लिया, ये 746 दाब था, मगर ये दाब जो था उसमें वाष्प दाब शामिल है। देखो लिखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वाष्प दाब। वाष्प दाब का मतलब है जल की वाष्प का दबाव भी इसमें शामिल है। हम जल की वाष्प का दबाव शामिल नहीं करना चाहते हैं, तो कुल दबाव में से जल की वाष्प का दबाव घटा देंगे तो जो गैस है CO2 गैस है उसका दबाव 720 दिया हुआ है, तापमान 300 दिया है। आपसे पूछा है कि बताओ वह CO2 गैस का वॉल्यूम कितना होगा, उसका आयतन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है जो हमें आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, समीकरण लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 1 मोल CaCO3। अब HCl की ज़रूरत तो है नहीं, हम सीधा CO2 पे आते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1 मोल। सभी जगह लिख सकते थे 1 मोल 2 मोल 1 मोल 1 मोल, मगर चूंकि हमें CaCO3 दिया है और CO2 दिया है तो हम केवल इसको और इसको लिखेंगे। ठीक है, तो 1 मोल का भार कितना होता है, तो आप जानते हो Ca का होता है 40, C का होता है 12 और O का होता है 16। इसको आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 100। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे 100 ग्राम CaCO3। अब 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर NTP पर, होता ना NTP पर, NTP पर। NTP का मतलब है टेम्परेचर कितना है 273 और प्रेशर कितना है 760 मिलीमीटर। NTP पर जो CO2 गैस मिलेगी उसके 1 मोल का आयतन कितना होगा 22.4 लीटर। तो आप पहले NTP पर कैलकुलेट करो, तो आप क्या लिखोगे 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर NTP पर प्राप्त
होने वाली CO2 का आयतन, CO2 का आयतन बराबर 22.4 लीटर। ध्यान रखना 100 ग्राम को गर्म किया तो 22.4 लीटर मिला। लिखोगे अतः 10 ग्राम, देखो लिखा ना, सॉरी 20 ग्राम, अतः 20 ग्राम CaCO3 को 20 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर NTP पर कितनी, गर्म करने पर NTP पर प्राप्त O2 कितनी हो जाएगी, 22.4 बटा 100 गुणा 20, ये हो जाएगा। तो O2 बराबर आप इसको कैलकुलेट कर लेना तो 4.48 लीटर आएगी। ध्यान रखना 4.48 लीटर आएगी, मतलब हमें प्राप्त CO2 लिखना चाहिए। प्राप्त CO2 कितनी आई, 4.48 लीटर। तो देखो आपको CO2 का आयतन मिल गया 4.48, मगर ये 4.48 कब है, जब तापमान कितना है 273 और प्रेशर कितना है 760। मगर आपको CO2 का आयतन निकालना है जब तापमान कितना है 300 और प्रेशर कितना है 720। ध्यान से समझना। तो आपको दो कंडीशन मिली, देखो जब T1 कितना है 273, P1 कितना है 760, तो CO2 का आयतन कितना है, V1 बराबर कितना है 4.48। अब आपसे पूछा क्या है, अगर तापमान कितना हो जाए 300 और प्रेशर कितना हो जाए 720, तो आपसे पूछा है कि वॉल्यूम कितना होगा। हमें ये आंसर निकालना है, ये आंसर नहीं निकालना है। तो यहाँ से हमें एक सूत्र लगाना पड़ेगा, P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2। ये आदर्श गैस समीकरण से हमने निकाला है। ठीक है, यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो मान रखेंगे। देखो P1 का मान कितना है, सॉरी आपको निकालना क्या है, V2 निकालना है। तो हम V2 का इक्वेशन बना ले रहे हैं। V2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 V1 T2 बटे T1 P2। अब इसमें उठा करके आप मान रख दो, मान रखो V2 बराबर, P1 का मान कितना है 760, V1 का मान कितना है 4.48, T2 का मान कितना है 300 अपॉन T1 का मान कितना है 273 और P2 का मान कितना है 720। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 5.2 लीटर। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हैं हमारे कुछ एक क्वेश्चंस, ये मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, मैं नीचे से सॉल्व कर रहा हूँ फिर मिटाता जाऊँगा, जिससे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन बोला गया है 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा ग्राम में परिकलन कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो देखो मीथेन का दहन, दहन का मतलब होता है, मीथेन का सूत्र जानते हो CH4, दहन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ अगर आप इसको गर्म करोगे तो जितना कार्बन होता है उतना CO2 बनेगा और जितना हाइड्रोजन होता है उसका आधा, 4 है तो उसका आधा मतलब 2 H2O बनेगा। तो ये आपसे समीकरण आपको लिखना है, मतलब ये आना चाहिए। दहन का समीकरण क्या होता है, उस चीज़ को ऑक्सीजन के साथ गर्म करो, जितना कार्बन होगा उतना CO2, जितना हाइड्रोजन होगा उसका आधा H2O। ठीक है, तो आपको बोला है 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा बताओ। तो आप तो इसकी रस समीकरण में थी लिखो, तो आप बोलते हो 1 मोल मीथेन से आपको क्या मिल रहा है 2 मोल जल मिल रहा है। ठीक है, 1 मोल का मतलब क्या हुआ, कार्बन का परमाणु भार 14, H का होता है 1, इसको जोड़ लेना तो कितना हो जाएगा, 12 होता है ये, तो कितना हो जाएगा 16। तो आप बोलोगे 16 ग्राम मीथेन से आपको क्या मिल रहा है 2 मोल, मोल का मतलब ग्राम में बदलो, तो H का होता है 1 और O का होता है 16, इसको जोड़ोगे 18 गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 36 ग्राम। तो आपने समीकरण से ही देख लिया कि 16 ग्राम मीथेन का इस्तेमाल करने पर 36 ग्राम H2O बनेगा। बस यही तो पूछा गया था, 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा बताओ। तो बस एक लाइन लिख देना, रस समीकरण में से स्पष्ट है कि 16 ग्राम मीथेन से, या रस समीकरण में से स्पष्ट है कि 1 मोल मीथेन से 2 मोल H2O का बनता है। 1 मोल मीथेन में मीथेन की मात्रा बराबर 16 ग्राम, 2 मोल H2O में जल की मात्रा बराबर 36 ग्राम। अतः 16 ग्राम मीथेन का दहन कराने पर हमें 36 ग्राम जल की मात्रा प्राप्त होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है, कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आपसे बोला गया है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड है। क्यूप्रिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? देखो जिन लोगों को सूत्र नहीं आते हैं वो रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, ये प्लेलिस्ट में अलग से चैप्टर बना हुआ है, उसमें 2 या 3 वीडियो डले हुए हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा, सूत्र बनाने आपको आ जाएंगे। आपसे बोला गया है 7.95 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड पर समस्त CuO अपचयित होने तक हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी गई। मतलब ये जो CuO है इसको बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, इस पर हाइड्रोजन रिएक्शन कराई गई, अपचयन कराया गया, तो बताओ क्या मिलेगा? Cu बनेगा और साथ में क्या बनेगा? H2O बनेगा। अब CuO इसको क्या पढ़ते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसकी मात्रा कितनी दी हुई है सवाल में? 7.95 ग्राम हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कराया गया। तो बताओ कॉपर की मात्रा कितनी प्राप्त होगी? ठीक है, कॉपर की मात्रा कितनी प्राप्त होगी ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखो इसकी रस समीकरण विधि में क्या है, 1 मोल कॉपर और क्यूप्रिक ऑक्साइड को गर्म करने पर हमको 1 मोल कॉपर मिलता है। इसकी मात्रा कॉपर का होता है 63.5 और ऑक्सीजन का होता है 16। इसको आप जोड़ लेना, कितना हो जाएगा? 79.5 ग्राम। तो 79.5 ग्राम CuO को अगर हाइड्रोजन से अपचयित कराओगे तो आपको मिलेगा 63.5 ग्राम CuO। इसका परमाणु भार 63.5 होता है, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे? चूँकि 79.5 ग्राम CuO के हाइड्रोजन द्वारा अपचयन से प्राप्त Cu की मात्रा कितनी है? 63.5 ग्राम लिखोगे। अतः 7.95 ग्राम से कितना प्राप्त होगा? तो आप बोलोगे 63.5 अपॉन 79.5 इंटू 7.95, ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 6.35 ग्राम। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना था। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, ये भी खूब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, सरल से क्वेश्चन है। समीकरण थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समीकरण आने लगेगा। तो CuO का अपचयन जब हाइड्रोजन से कराएंगे तो हमको मिलेगी कॉपर धातु और H2O मिलेगा। अब जिस का संबंध पूछा गया है वहाँ से आप ये क्वेश्चन को प्रोसीड कर दीजिएगा। कॉपर का परमाणु भार याद कर लीजिएगा 63.5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुद्ध संगमरमर। संगमरमर आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? संगमरमर बोलते हैं ना। तो आपसे बोला गया है शुद्ध संगमरमर से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 760 मिलीमीटर दाब पर 10 लीटर CO2 गैस प्राप्त हुई। मतलब CaCO3 है, ठीक है। इसको हम गर्म करेंगे तो ये मिलेगा CaO प्लस CO2। आप बताओ इसकी रस समीकरण में क्या बोलती है? 1 मोल, और यहाँ पर भी क्या है? 1 मोल। हमने इसको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमसे CO2 ही पूछा गया था। इसका भार देखो, Ca का होता है 40, C का होता है 12, O का होता है 16। इसको जोड़ लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम CaCO3 को गर्म किया जाएगा, चूना संगमरमर को गर्म किया जाएगा तो हमको मिलेगा 22.4 लीटर CO2 NTP पर। ठीक है, ये इस रस समीकरण में से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो आप बताओ हम लोग क्या लिखेंगे? 22.4 लीटर CO2 प्राप्त होती है बराबर 100 ग्राम CaCO3 ब्रैकेट में लिख देना संगमरमर से। अतः 10 लीटर, आपको सवाल में देखो ले आया ना, 10 लीटर कितने से प्राप्त होगी? 10 लीटर CO2 प्राप्त होगी बराबर 100 बटे 22.4 गुणा 10, इसको 1000 बटे 22.4, इसको आप सॉल्व कर लेना तो 40.62 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसे? तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड का सूत्र तो मैंने लिख दिया है, मान लो लिखा होता अमोनियम क्लोराइड, सूत्र नहीं पता होता तो क्या कर पाते हैं, इसलिए सूत्र बनाना सीख लेना। 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस की क्रिया से उत्पन्न अमोनिया गैस। देखो ये अमोनिया गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है, याद करो। नौसादर, अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं नौसादर। इसकी रिएक्शन हम बुझे हुए चूने से कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, CaCl2 मिलता है, 2 मोल्स ऑफ H2O मिलता है, और 2 अणु किसके मिलते हैं, अमोनिया गैस के मिलते हैं। ठीक है, ये संतुलित समीकरण है, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि है। आपसे बोला जा रहा है 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, मतलब अमोनियम क्लोराइड की मात्रा कितनी दी हुई है, 4 ग्राम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर अमोनिया की मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, तो 4 ग्राम अगर आप अमोनियम क्लोराइड लेंगे तो कितना अमोनिया मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है, और साथ में चूना, बुझे चूने की मात्रा भी पूछी गई है, मतलब ये भी पूछा गया है। तो देखो आप तो केवल इसकी रस समीकरण में थी, स्टाइकोमेट्री लिखो, तो यहाँ क्या लिखोगे, 2 मोल अमोनियम क्लोराइड 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, तो हमको मिलता है 2 मोल अमोनिया गैस मिलती है। ठीक है, 2 मोल अमोनिया गैस मिलती है। मात्रा ज्ञात करनी है, ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है, तो ध्यान रखो ये 2 मोल को आप बदलो, 2 इंटू N का होता है 14, H का होता है 1 और Cl का होता है 35.5। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो 14 4 18, 18 20 23 53.5, 53.5 आएगा। इसको गुणा कर दो तो 107 हो जाएगा, मतलब 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेंगे। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सॉल्व करो, कैल्शियम का होता है 40, O का होता है 16, H का होता है 1 इंटू 2 है, तो 17 दूना 34, 74 ग्राम, मतलब 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड जब इस्तेमाल होगा तो 74 ग्राम हमें बुझा हुआ चूना लेना पड़ेगा, और उससे जो हमें अमोनिया मिलेगी, देखो N का होता है 14 और H का होता है 1, इसको सॉल्व करोगे तो 17 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 34 ग्राम। तो अब आपको जो पूछा गया है वहाँ से देखो, आपसे अमोनियम क्लोराइड की मात्रा कितनी दी है, 4 ग्राम, और पूछा क्या है, अमोनिया की मात्रा पूछी है। तो हम यहाँ से इसको और इसको रिलेट करेंगे, क्या लिखेंगे, 107 ग्राम NH4Cl से प्राप्त अमोनिया बराबर 34 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 4 ग्राम से, 4 ग्राम NH4Cl से प्राप्त अमोनिया बराबर कितनी हो जाएगी, 34/107 इंटू 4। ठीक है, तो 106/107, इसको सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा वो ग्राम में लिख दीजिएगा। ठीक है, इतने ग्राम आपको अमोनिया प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा सा चेक कर लेना, अगर मैं कहीं पे गलत किया हूँ तो उसको सही कर दीजिएगा। ठीक है, प्रोसेस में अब आपको बता रहा हूँ, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब आपसे पूछा गया है कि बुझे हुए चूने की मात्रा ज्ञात करो, तो हम क्या लिखेंगे, 107 ग्राम NH4Cl से क्रिया करता है बराबर 74 ग्राम बुझा चूना, यही तो है बुझा चूना। तो 4 ग्राम से रिएक्शन कितना करेगा, तो आप क्या लिखोगे, 74/107 इंटू 4, इसको सॉल्व कर देना, ये मात्रा आ जाएगी ग्राम में, कर लोगे। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो शायद यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 34 इंटू 4 करोगे तो 136 आएगा। ठीक है, 136 में 107 से आप डिवाइड कर लीजिएगा, इसको डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 1.27 ग्राम, मतलब जो 4 ग्राम NH4Cl था उससे हमें अमोनिया कितनी मिलेगी, 1.27। और इसी तरह इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2.76 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने थे। देखो मैंने आपको फिर बताया, मैंने बेस मेथड पर आपको ये क्वेश्चन करने सिखाए हैं। बेस मेथड इसलिए ज़रूरी है कि आप कभी भी कुछ भी भूल जाओ तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप समीकरण बनाओ, फटाफट सॉल्व कर दो। आपको कुछ नहीं सोचना है कि सूत्र क्या था, ट्रिक क्या थी, कुछ नहीं सोचना है।
बेस मेथड से खूब प्रैक्टिस करिएगा। जब बेस मेथड से आपको लगे कि हाँ अब हम बेस मेथड से क्वेश्चन करने लगे हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो भी बहुत अच्छे तरीके से आने लगेंगे। देखो ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो इस जैसे और भी कई क्वेश्चनों को लेते हुए मैं आपको एक वीडियो और बना करके कुछ एक क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करा दूंगा। आप सभी लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप नोटिफिकेशन के साथ वीडियो को देख पाओ। फिलहाल प्लेलिस्ट में जाकर के आप कभी भी वीडियो को किसी भी समय पर देख सकते हो। सारे वीडियो आप ही के लिए हैं। बेसिक केमिस्ट्री है, डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि इसके कितने वीडियो बनेंगे, मुझे परवाह केवल इस चीज़ की है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, सारी चीज़ें आप ले पाएँ और सारी चीज़ों का आप उपयोग कर पाएँ, तो आप याद रखोगे कि हाँ कोई टीचर ने आपको कभी कुछ सिखाया था। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।